नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपके YouTube चैनल आर्या जीके में। देखिए, हम लोगों को ये अभी कंटिन्यू क्लास चल रहा है और हम लोग अभी जो मौलिक अधिकार टॉपिक चल रहा है और इसके पहले हम लोग 2 क्लासें कर चुके हैं। एक मौलिक अधिकार का बेसिक जानकारी एक वीडियो में पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में जो 2 प्रकार के मौलिक अधिकार है उसको हम लोग करा चुके हैं। कौन? स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, ये हम लोग कर चुके हैं। और प्राण और दैहिक अधिकार इसको भी हम लोग कर चुके हैं। गिरफ्तारी के में क्या कर सकते हैं इसको भी हम लोग कर चुके हैं। तो आज हम लोग करेंगे क्या? शोषण के विरुद्ध अधिकार। आज हम लोग करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार करेंगे। इसके पहले हम लोग 2 वीडियो में 2 टॉपिक कर चुके हैं। कौन कौन सा भाई? तो पहली मौलिक अधिकार का जो लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो देख लीजिएगा। पार्ट 1 मौलिक अधिकार पार्ट 1 कर चुके हैं। इसमें मौलिक अधिकार का बेसिक जानकारी बता चुके हैं। पार्ट टू में मैं अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 22 तक बता चुका हूं और आज है अनुच्छेद 23। यानी इसके पहले मौलिक अधिकार का 2 क्लास हो चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं देखिएगा तो फिर आगे चल के दिक्कत होगी, और वो देख लेने के बाद तो बहुत इजी हो जाता है समझना। तो वो 2 वीडियो मौलिक पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिएगा, और ये है पार्ट 3। क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक है ना कि एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि समझाना है ना आप लोगों को। इसलिए मैं थोड़ा अच्छा से मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को समझ में आए, इसलिए मैं थोड़ा विस्तृत रूप में आपको बताना चाहता हूँ। तो 2 वीडियो हो चुका है। पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देख लीजिए, और आज है पार्ट 3 आज हम लोग करेंगे। यानी पार्ट 1 में बेसिक जानकारी बता दिए हैं मौलिक अधिकार का। पार्ट 2 में अनुच्छेद 12 से लेकर 22 तक बता चुके हैं, और आज है अनुच्छेद ये पार्ट 3, इसमें अनुच्छेद 23 से देखेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग देखते हैं। तो आज क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के इसका हम वर्णन करें तो वर्णन कहाँ मिलता है आपको? तो वर्णन मिलता है कि ना भाग 3 में अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 12 से 35, यही ना है मौलिक अधिकार। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। तो 12 से लेकर 22 कर चुके हैं, आज चला 23 से। तो जो लोग नहीं देखे वो वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही उसमें अच्छा मैं जो भी क्वेश्चन पूछा था उसको मैं आप लोग को अच्छा से डिफाइन कर दिया हूं। तो देखिए चलते आगे चलते हैं। और 23 क्या कहता है? तो दोस्त अनुच्छेद 23 कहता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपको अधिकार दिया गया है, आपका कोई शोषण नहीं कर सकता है। समझ में आया? कि देखिए जो मैं बताऊंगा हर वर्ड को समझिएगा, इतना अच्छा से डिफाइन करके बताऊंगा ना कि आप बोलिएगा कि क्या मतलब गजब। आप पहले पढ़िए, लास्ट तक देखिए, समझ में आएगा 100%। बीच में वीडियो छोड़ के भागिएगा मत, लास्ट तक देखिए। चलिए, पहला क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार कितना से कितना है? तो अनुच्छेद 23 और 24 में बताता है। यानी अनुच्छेद 23 और 24 कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें क्या होता है भाई? तो ये कहता है कि आपका कोई शोषण नहीं कर सकता है, ये आपको अधिकार है। कौन कौन सा शोषण भाई? तो समझिए, 23 में क्या कहता है? आपके साथ कोई तस्करी नहीं कर सकता है, दुर्व्यवहार नहीं कर सकता है। तस्करी समझिए, तस्करी क्या होता है? जैसे होता है, आप लोग देखते होंगे कि जैसे गांव जहाँ से बच्चे को ले जा करके शहर में कोई लोग भीख मंगवाता है, मतलब इस तरह का उसके साथ धंधा करता है, तो वैसा आप नहीं कर सकते हैं। दुर्व्यवहार में क्या होता है? क्या अक्सर आजकल भी बहुत देखने को मिलता है कि बहुत लोग हैं कि क्या लड़कियों लोग को उठा लेता है देहात से, गांव से, और ले जा करके बड़ा बड़ा शहर में उसको बेच देता है। और कहीं आप लोग सुने कि जो गलत तरीका से जो लोग उसका यूज करते हैं, जैसे धंधे के तौर पे या गलत जगह पे, जो रेड लाइट बोला जाता है उस एरिया को, उसमें जाकर लोग बेच देता है। तो क्या आप उसको दुर्व्यवहार कर रहे हैं उस लड़की के साथ? तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आप किसी से बेगारी नहीं करा सकते हैं। बेगारी मतलब जानते हैं क्या? कि किसी से काम करा करके पैसा न देना, ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। कि किसी से आप काम कराएं और उसको पैसा नहीं दीजिएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा। ऐसे करने से आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो आप क्या बेगारी नहीं करा सकते हैं। बधुआ मजदूरी भी नहीं करवा सकते हैं। बधुआ मजदूरी क्या होता है भाई? तो समझिए, मान लीजिए कि आपके पास पैसा नहीं है, आपको 10,000 रुपए जरूरत है खेती बाड़ी करने के लिए। तो आप जो गांव में जो किसी अमीर व्यक्ति है, तो आप जाते हैं कि भाई 10,000 रुपया दीजिए, हमको खेती करना है, 6 महीना हम आपको चुका देंगे, कर्ज के साथ, सूद के साथ, इंटरेस्ट के साथ दे देंगे। वो व्यक्ति से आपने पैसा ले लिए 10,000, और आपने कोई भी खेती के काम में लगा दिए,
और अचानक आपका किस्मत खराब, खेती मान लें कि बाढ़ में दह गया, सुखाड़ आ गया, नहीं हुआ, तो कैसे आप उसको पैसा दीजिएगा बताइए? नहीं दीजिएगा, नहीं दे पाइएगा। तो नहीं दे पाइएगा तो जो इसका पैसा लिए हैं वो आपको क्या करता है कि बुलाएगा घर, बोले सुनो पैसा नहीं दिया ना, इसके बदले में तू मेरे घर 6 महीना काम कर, फ्री में काम करेगा 6 महीना। अब मतलब उसी को क्या बोलते हैं, बंधुआ मजदूरी, यानी उसके बदले में आपको रह करके पैसा सधवाएगा। और नहीं तो ये भी बोलता है कि रह कर काम कर और जब तक पैसा नहीं देगा तो छोड़ेगी भी नहीं, ऐसा भी होता है। तो उसको क्या बोलते हैं, बंधुआ मजदूरी। ये आप नहीं करा सकते हैं, बिल्कुल ये संविधान के खिलाफ है, किसी के साथ बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, बलाते श्रम नहीं कराना है, माने किसी के साथ आप जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपके घर में कोई काम हो रहा है, कोई लेबर है, कोई मिस्त्री, कोई भी व्यक्ति आपके घर में कोई काम कर रहा है, तो उसका टाइमिंग है मान लीजिए चलिए सुबह 8 से लेके शाम को 3 बजे तक। तो भाई सुबह में 8 बजे आएगा, 3 बजे तक काम करेगा, तो उसे बलाते श्रम यानी उसे आप नहीं कर सकते हैं कि भाई 3 बजे तक तू 8 बजे रात तक काम करेगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं। यानी वो आपकी किसी से बलाते श्रम नहीं करा सकते हैं। या उसका मान लीजिए कि आया कोई काम करने के लिए, आधा टाइम काम किया और उसके बाद तबियत खराब हो गया उसका, तबियत खराब हो गया तो उसमें कैसे काम करेगा? तो उसमें आप नहीं काम करना है, करो करो करो, नहीं करा सकते हैं ऐसा, ये काम आप नहीं कर सकते हैं। यानी संविधान में देखिए आपके प्रति कितना अच्छा से संविधान को रचना किया है कि आपके साथ कोई गलत काम दुर्व्यवहार नहीं कर सकता है। तो वही कह रहा है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी आपको कोई शोषण नहीं कर सकता है। और ऐसा कोई काम करता है कि बंधुआ मजदूरी, दुर्व्यवहार, बेरोजगारी, बलाते श्रम कोई कराता है ना, तो सीधे थाना में चले जाइए, कोर्ट में चले जाइए, देखिए उसका हालत खराब हो जाएगी क्योंकि संविधान के खिलाफ जा रहा है। तो ऐसा कोई नहीं कर सकता है। तो क्लियर है कि शोषण का विरुद्ध अधिकार क्या होता है, बिल्कुल समझ में आ गया। अब चलते हैं 23 के क। जहां क ख ग ए बी सी डी 1 2 3 समझ लीजिए ये वाला, तो समझ लीजिए बाद में जोड़ा गया है, यानी 23 का बाद में जोड़ा गया है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्र हित या आपातकाल के समय, राष्ट्र हित में या कोई आपातकाल के समय आपके साथ आपको जो है उसमें आपको काम करना पड़ेगा। यानी जो टाइम है आपका टाइमिंग से ज्यादा भी आपको काम करना पड़ सकता है। कब भाई? तो राष्ट्र हित या आपातकाल के समय में। यानी कोई भी देखिए ऐसा सिचुएशन आता है कि जैसे कि सरकारी गवर्नमेंट की हम बात करें कि किसी का टाइमिंग है 8 घंटा का, और ऐसा आपातकाल या मतलब ऐसा देश में कुछ ऐसा राष्ट्र हित में कोई ऐसा काम पड़ गया जरूरी है, तो ऐसा नहीं वो 8 ही घंटा करेंगे, ज्यादा भी कर सकते हैं। तो देश हित और या आपातकाल की स्थिति में आपको ज्यादा काम करना पड़ सकता है, ये तो देश की बात है भाई, तो वही आप कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं अनुच्छेद 24। 24 क्या कहता है? तो 24 कहता है कि बाल नियोजन पर प्रतिबंध, बाल नियोजन पर प्रतिबंध, यानी कि जो लड़का जो 14 वर्ष से कम का है ना, उसको आप गलत जगह यूज नहीं कर सकते हैं। बाल नियोजन पर प्रतिबंध, इसका मतलब कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को आप ना ही कारखाना में लगा सकते हैं, ना ही कोई खदान में, ना ही कोई खतरनाक काम में आप नहीं लगा सकते हैं। क्लियर आदेश है। तो कंपनी में जाइएगा ना, कोई बच्चा जाता है कंपनी में सब काम करने के लिए, तो उसका आधार कार्ड देखता है भाई कितना से उम्र हुआ है। 14 साल से कम रहेगा तो नहीं लेगा, ले लेगा ना तो सरकार उसके पास एक्शन ले लेगी। तो वही कहता है 24 कि बाल नियोजन पर प्रतिबंध, यानी 14 वर्ष से कम के आयु के बच्चे को आप काम में नहीं लगा सकते हैं। कैसा काम भाई? तो ना ही कारखाना में लगाइए, कोई भी कंपनी में काम नहीं कर सकता है, ना ही खदान समझ रहे हैं ना, जैसे कोयला वगैरह का हो जाता है बहुत सारा खदान, उसमें नहीं करेगा। ना ही कोई खतरनाक काम जैसे पटाखा उद्योग हो गया, या कोई पुल बन रहा है तो पुल ऊंचा रहता है तो उस ऊपर जाकर काम करना, इस तरह खतरनाक काम वो भी हो सकता है। या कोई पटाखा कारखाना में बम जहां बन रहा है वैसा जवाब आप नहीं लगा सकते हैं बच्चों को। तो क्लियर हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार समझ में आ गया। 23 और 24 यानी आपके साथ सरकार इतना आपके पक्ष में है कि आपका कोई शोषण नहीं कर सकता है। तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे मैं समझाता हूं।
चलिए दोस्तों, यहाँ तक तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, आगे क्या है 4 नंबर पे, धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में हम लोग देखेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता क्या है, धर्म के प्रति सरकार का क्या क्या जो फैसला है, क्या क्या अधिकार दिया जाता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता बात करते हैं, चौथी अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें तो अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 के बीच में दिया गया है। कितना, 25 से लेकर के 28 के बीच में। तो इसमें अनुच्छेद 25 क्या कहता है, 25 कहता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी आप व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र है। अनुच्छेद 25 कहता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बात करता है, किसका, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, और कहता है कि आप व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र है। और उसमें पहला पॉइंट कहता है अंतःकरण। अंतःकरण, अंतःकरण मतलब क्या है, अंतःकरण कहता है ना कि आप अपना मन ही मन, जो धर्म का मानना है मन ही मन मान सकते हैं, इसके लिए आप फ्री हैं। किसी भी धर्म को मान सकते हैं, लेकिन मन ही मन आत्मा से मान लीजिए। हम मान लीजिए हम हिंदू हैं, तो मुस्लिम में कोई धर्म है, मस्जिद में नहीं जा रहा, लेकिन आत्मा मान लेके चलो हे अल्लाह पूजा कर सकते हैं। मुस्लिम बोला है, अब मन ही मन मान के मन ही में हनुमान जी की पूजा करो ना। अरे प्रचार करने जाने की जरूरत नहीं है। अंतःकरण यानी किसी भी धर्म को मन ही मन मान लो, तो इसमें कोई जानेगा भी नहीं, इसके आप स्वतंत्र है। यानी किसी भी धर्म को अपना अंदर से आत्मा में मान लो। मानने में क्या है भाई, मान के जिसको आपके विश्वास है उसे मान के पूजा करो, हो गया। तो वही कहता है तो अंतःकरण यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में पहला अंतःकरण यानी व्यक्तिगत रूप से आप स्वतंत्र है, मन ही मन किसी भी धर्म को मान सकते हैं। ठीक, दूसरी पॉइंट क्या कहता है कि इसमें धार्मिक कार्य रिवाज, यानी इसमें देखिए अपना धर्म क्या है, धर्म का अपना कोई भी काम कर सकते हैं, अपना रिवाज से कोई काम कर सकते हैं, धार्मिक काम कर सकते हैं अपना। मान के धर्म काम है तो मंदिर में जाकर पूजा करना, कीजिए भाई, जो आपका रिवाज है। देखिए हिंदू में क्या रिवाज है कि शादी विवाह होता है तो अग्नि कुंड के साथ फिर लिए जाते हैं, तो अपना रिवाज से काम कीजिए। मुस्लिम लोग में क्या है कि मौलवी साहब रहते हैं वहां पर, वो लोग शादी कराता है तो बोलते हैं, बोले कबूल है कबूल है, ऐसे करके वो लोग अलग रिवाज है। तो अपना रिवाज को मानिए, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। धार्मिक कार्य के लिए आप फ्री है, इसका मतलब अपने रिवाज को मानिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये कहता है। नेक्स्ट है कि धार्मिक प्रचार, अपना जो धर्म है, धर्म के अपना जो भी काम है अपना काम कर सकते हैं, उसके प्रचार के खिलाफ जो भी मानना है मानिए। धार्मिक प्रचार का भी आपका बिल्कुल स्वतंत्रता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देते हैं तो धार्मिक कार्य करने में स्वतंत्रता, जैसे कि कृपान धारण करना। तो सिख लोग होते हैं ना, या वो लोग जैसे कि आप पंजाब क्षेत्र में भी जाइए, अगर सरदार लोग भी हैं तो लोग कृपान धारण करते हैं। कृपान मतलब क्या, छोटा सा तलवार टाइप का रहता है, वो लोग धारण करते हैं। उन लोग का भाई धर्म है तो कृपान धारण कर सकते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं है भाई, उनका धर्म है, धार्मिक चीज है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप किसी फ्लाइट से ट्रेवल कीजिएगा कोई प्लेन से, तो आपको कृपान जो चौकी इतना ले जाने की आपको ऑथराइज नहीं है, आप नहीं लेके जा सकते हैं। लेकिन जो सिख लोग है ना, कृपान लेके जाता है, सरदार जो है पंजाब के लोग लेके जाता है, उन लोगों का छूट है, क्योंकि वो उसका धर्म है, उसका धारण करना, तो इसलिए उसको दिया जाता है, क्योंकि उसका संवैधानिक छूट है। लेकिन हमको छूट नहीं है, क्योंकि वो मेरा धर्म नहीं है। सिंदूर, जैसे सिंदूर लेडी लोग कहती है ना, जैसे कि अपना जो हिंदू धर्म लोग सिंदूर करता है, तो सिंदूर कीजिए ना, वो आपका धार्मिक चीज है, तो सिंदूर करने के भी कोई बात नहीं, आपका धर्म की चीज है, कोई मना करता है क्या, नहीं। लेकिन जानते हैं ये सिंदूर तो होता है, लेकिन आजकल की बात किया जाए ना तो 90% इस सिंदूर का लेडी लोग बहुत कम यूज करता है। इस सिंदूर का लोग 90% यूज कम करता है, वो अपना अपना मर्जी है। मानो आजकल का जानते हैं क्या, पेन जैसा चला है, पेन जैसा, पता नहीं, पेन जैसा ऐसे छोटी सी उठा करके ऐसे पेन रखा कर लेगी सब, वो सिंदूर है। थोड़ा सिंदूर तो मेन ये चीज है। देखिए सिंदूर का प्रचलन कहाँ से हुआ, तो दो सिंदूर का प्रचलन मैं बता रहा हूँ कहाँ से हुआ। तो सिंदूर का प्रचलन सीता जी से हुआ है। कैसे कि जब गए थे हनुमान जी सीता जी के पास, तो देखे कि सीता जी सिंदूर कर रही थी, तो हनुमान जी पूछे कि माता आप सिंदूर क्यों लगा रही हैं ऐसे, क्योंकि यहाँ से लेके पूरा उठा रही थी नाक से ऊपर तक। तो बोली सीता जी हनुमान जी से कि सिंदूर लगाने से राम जी का आयु बढ़ेगा। तो बोले कि अच्छा ये बात है। तो हनुमान जी तो भाई राम जी के बहुत भक्त थे, बोला कि अच्छा सिंदूर लगाने से राम जी का आयु बढ़ेगा। वो जाकर के पूरा शरीर में ही सिंदूर लगा लिए,
कि आपका थोड़ा सा सिंदूर लगाने से उनका इतना आयु बढ़ेगा, तो मैं पूरा शरीर ही लगा लेता हूं तो वो कितना आयु बढ़ जाएगा। तो लगा के गए सीता जी के पास, तो सीता जी बोले कि हनुमान आप तूने ये क्या कर लिया? तो माता मैंने लगाया प्रभु का आयु बढ़ने के लिए। तो बोले कि, तो वही सीता जी ने बोली थी कि हे हनुमान तुम इतना भक्त है कि जाओ तुमको भी सिंदूर चढ़ेगा। तो जानते हैं कि कोई भी देवता को सिंदूर नहीं चढ़ाता, देवी को चढ़ाता है लेकिन देवता को नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाता है। क्यों? वही सीता जी बोली थी और ये आपको चढ़ेगा। तो उसी टाइम से सीता जी सिंदूर लगा रही थी, वही पुराना रीति रिवाज, तो वही सिंदूर आज लोग महिला सिंदूर लगाता है। लेकिन जानते हैं सिंदूर लगाता तो है, लेकिन 90% वही पेन वाला लगाता है लोग, वो सिंदूर है महाराज। जाइएगा तो नया नया फैशन चल गया, लेकिन क्या कीजिएगा, अपना अपना मानने के मानो। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक चल गया था, अपने आते हैं अपना टॉपिक के ऊपर। यहां तक हो गया, ये सब आपकी स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है सामूहिक स्वतंत्रता, यानी अनुच्छेद 26 कहता है कि सामूहिक रूप से आप स्वतंत्र हैं। क्या सामूहिक रूप से भाई? तो धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, यानी आप धार्मिक कार्य कर सकते हैं। धार्मिक मन करे तो स्कूल खोल लीजिए, धार्मिक मन कर रहा है तो अपना कहीं अपना जैसे कि धार्मिक प्रवचन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। धार्मिक कार्य के लिए आप कोई दिक्कत नहीं है, प्रवचन कीजिए ना बैठा करके, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, या कोई भी स्कूल खोलने का स्थापना कर लीजिए अपना धार्मिक के लिए, धार्मिक स्थापना कर लिए तो वहां पे जो संपत्ति होगा उसको संपत्ति को वैधानिक खर्च कीजिए किसी को, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 26 क्या कहता है? सामूहिक स्वतंत्रता, यानी आप धार्मिक कार्य कर सकते हैं, या तो खुद का अपना स्थापना कीजिए या उसको वैधानिक, उसको जो संपत्ति होगा उसको संवैधानिक खर्च कीजिए। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 27। 27 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक लाइन क्या है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो 27 कहता है कि धार्मिक कार्य, और 27 क्या है, धार्मिक कार्य के लिए जो टैक्स रहेगा ना, जैसे मंदिर है, मंदिर में जो जैसे धार्मिक मंदिर में धार्मिक कार्य होते हैं, तो वही बोलता है कि धार्मिक कार्य के जो धन होगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। एग्जाम्पल पर देखिए, तिरुपति बालाजी के मंदिर, वहां पर जाइएगा ना तो इतना लाइन लगने के लिए होता है कि बोरी में पैसा लोग भरता है। तो बोलता है कि धार्मिक कार्य के जो पैसा है ना उस पर टैक्स 1 भी रुपया नहीं लगेगा। तो वही बोलता है कि धार्मिक कार्य के लिए टैक्स फ्री रहेगा, बट अपना संस्था को अच्छा से चल सके उसके लिए अपनी एंट्री फी रख सकता है। क्या एंट्री फी रख सकता है, इसके लिए वो फ्री है। तो अनुच्छेद 27 क्या कहता है कि धार्मिक कार्य का धन पर टैक्स नहीं लगेगा। तो आज एग्जाम में क्वेश्चन, ये कौन सा अनुच्छेद है जो बताता है कि धार्मिक कार्य के लिए टैक्स फ्री है? दे देगा 25, 26, 27, 28। तो क्या बनेगा? 27। 27 कहता है कि धार्मिक कार्य के लिए जो धन रखा हुआ है वो टैक्स फ्री होगा। क्लियर है 27 तक? अब चलता 28, ये भी समझिएगा ध्यान से, एक एक बात आपको समझा रहे हैं। अनुच्छेद 28 कहता है कि सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी जो भी सरकार चला रहा है, जो भी सरकारी खर्च, जो भी संस्थान चल रहा है, स्कूल कॉलेज विद्यालय जो भी, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब बताइए, कभी कॉलेज में सुने हैं क्या कि उसमें मुस्लिम की अलग पढ़ाई हो रही है या हिंदू के अलग ग्रंथ की पढ़ाई हो रही है? नहीं होता है, इसके लिए नहीं। सरकारी चीज से धार्मिक शिक्षा उसमें नहीं दिया जाएगा। हाँ, अपना मर्जी है तो अपना धार्मिक करो, लेकिन गवर्नमेंट किसी के प्रति नहीं करेगी, तो खिलाफ हो जाएगा ना। तो 28 कहता है कि सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्लियर है? और इसी में दूसरा पॉइंट है कि संस्थान में किसी भी धार्मिक कार्य के लिए बाध नहीं है। यानी संस्थान, यानी आप मर्जी है कि जैसे कोई संस्थान है तो वो बाध नहीं है कि हम धार्मिक शिक्षा मतलब खोलना ही खोलना, बात नहीं, फ्री है, उसे मर्जी तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो क्या है धार्मिक स्वतंत्रता? धार्मिक स्वतंत्रता समझ में आ गया क्या? पहला में क्या हम लोग पढ़े हैं? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्ति में क्या? अंतःकरण, अंदर ही अंदर मान लीजिए किसी भी धर्म को धार्मिक कार्य से अपना रीति रिवाज से काम कीजिए या धार्मिक प्रचार भी कीजिए, जैसे कृपाण धारण ये हो गया। 26 में क्या पढ़े? सामूहिक स्वतंत्रता, यानी सामूहिक स्वतंत्रता, यानी धार्मिक कार्यों के लिए आप फ्री हैं, कोई भी धार्मिक काम कर सकते हैं या उसका स्थापना कीजिए, जो संपत्ति उसके आया वो वैधानिक खर्च कीजिए। क्लियर है? 27 में क्या कहता है कि धार्मिक कार्य का जो धन है वो टैक्स फ्री होगा। 28 में कहता है कि सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो धार्मिक स्वतंत्रता 25, 28 क्लियर है आप लोगों को? एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे समझाता हूं। लीजिए स्क्रीनशॉट।
चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा, आगे आता है देखिए 5 नंबर पर शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार क्या है ये समझिए। ये शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार ये स्पेशल अल्पसंख्यकों के लिए बनाया गया है, उनको ध्यान में रखते हुए, ताकि जो पिछड़ा जो क्रम के जो अल्पसंख्यक है वो लोग आगे बढ़ सके। तो संविधान यही चाहता था कि जो अल्पसंख्यक है लोग थोड़ा आगे बढ़ जाए, इसलिए उनको ध्यान में रखते हुए शिक्षा और संस्कृति का अधिकार हम लोगों को लिए भी है, उनको स्पेशल दिया गया है। क्या है तो इसका वर्णन अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। तो सबसे अनुच्छेद 29 के बाद 29 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 29 कहता है ना कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, यानी अल्पसंख्यकों को रक्षा करता है, माने उन लोगों को ध्यान में रखता है। कैसा ध्यान है भाई, तो प्रवेश के संस्थान में प्रवेश से, यानी किसी भी संस्थान में प्रवेश से, यानी कि पढ़ना चाहता है किसी भी संस्थान में तो उसके बारे में बताता है। तो देखिए वही लिखा है 29, और संख्यों के हितों की रक्षा करता है। कैसे भाई, तो संस्थान में प्रवेश से, यानी कोई भी संख्यक है तो किसी भी संस्थान में या कोई विद्यालय में उसे पढ़ने से आप नहीं रोक सकते हैं, यानी संस्थान में प्रवेश आप नहीं रोक सकते हैं। किस आधार पर भाई, तो या तो संस्कृति के आधार पर नहीं रोक सकते हैं, यानी मान लीजिए कि साउथ में जाइएगा तो ज्यादातर तो लुंगी लोग पहन के चलता है, लुंगी या बनियान एक टी शर्ट डाल देगा, लुंगी पहन के चलता है। और जाइए कहाँ हम लोग यूपी बिहार महाराष्ट्र में देखिए तो लड़का जीन्स शर्ट पहनता है, तो ये आप तो महाराष्ट्र में एडमिशन हो गया तो ये आप नहीं कह सकते हैं कि तू लुंगी पहने क्यों आ गया, उसका ये क्या है, संस्कृति है। तो वो तो खुद ही अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन आप इस पर माना नहीं कर सकते हैं प्रवेश से। किस पे, संस्कृति। नेक्स्ट भाषा, ये नहीं है कि हिंदू का कि ये हिंदी भाषा वाला कोई महाराष्ट्र में हिंदी मराठी है तो मराठी भाषा वाला ही उसमें एडमिशन लेगा, नहीं, तेलुगु भाषा वाला भी लेगा, हिंदी वाला भी लेगा, सब लेगा उसमें। तो भाषा के आधार पर वंचित नहीं कर सकते हैं, ना ही लिपि पे, ना ही धर्म और जाति, इस धर्म का एडमिशन नहीं होगा, इस जनरल का नहीं होगा, एससी के नहीं होगा, ओबीसी के नहीं होगा, इस पर आप संस्थान से वंचित नहीं कर सकते हैं। तो अब क्या कहता है, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, यानी अल्पसंख्यकों के संस्थान में प्रवेश नहीं रोक सकते हैं। किसका संस्थान में प्रवेश, ना ही संस्कृति, ना ही भाषा, लिपि, धर्म, जाति के आधार पर आप संस्थान में से वंचित नहीं रह सकता है। क्लियर है यहाँ तक। इसी के ठीक मतलब इसका दूसरा, इसका भाई ही बोलेंगे, 30 है। 30 कहता है कि देखिए आप रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन आप ही खुद बताइए कि बहुत लोग है कि जहां लोग कोई बनता है कि कोई लुंगी और टी शर्ट पहने, कोई मान लीजिए कोई एक उसे कल्चर है पहनना, और जहां पे सिर्फ जीन्स और टी शर्ट या कोट पैंट ऐसे लड़का पहनते हैं और एक अलग ही दिखेगा वो। अब मेरे पास आ जाए एडमिशन लेने के लिए कि भाई हम एडमिशन ले, तो मैं उसको नहीं रोक सकता हूँ। लेकिन सोचिए मेरे क्लास में 100 लड़का है तो 99 है एक जैसा, एक है दूसरा, तो सब उसी को देखेगा, है ना। ऐसा होता है अक्सर कि एक थोड़ा नमूना जैसा रहेगा ना तो उसको ही अलग से लोग देखता है, तो भले ही उसको अलग कर दे, लेकिन हम रोक नहीं सकते हैं। तो सरकार का क्या है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए बोला, सुनो यदि अल्पसंख्यक तुमको पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो आप अपना अलग संस्थान खोल लो पढ़ने के लिए। अपना जो भी संस्कृति कल्चर है उसको उस को ध्यान में रखते हुए अपना एक संस्थान खोल लो, और खोलेगा तो उसका खर्च भी सरकार उठाएगी। तो उसे तो वही 30 कहता है, अल्पसंख्यक अपना संस्थान खोल सकते हैं, बिल्कुल खोल सकते हैं, और सरकार उसे धन उपलब्ध कराएगी, उससे सरकार हेल्प भी करेगी संस्थान खोलने में। तो क्लियर हो गया, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार 29 और 30 क्लियर हो गया। अब आता है अनुच्छेद 31। तो अनुच्छेद 31 में क्या है, संपत्ति का अधिकार, जो कि संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया गया है। तो आखिर खत्म तो हो गया है, लेकिन इससे भी क्वेश्चन पूछता है, तो हमको तो भाई बताना तो जरूरी है ना, भले ही खत्म हो गया, कैसे खत्म हुआ, क्यों हुआ, वो आपको मैं बता रहा हूं। तो नेक्स्ट है संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31। तो अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार, और अनुच्छेद 19 का F यानी 19 के च में भी संपत्ति का अधिकार 2 जगह वर्णन किया गया है। तो जो 19 की जो F में आप बोलिएगा सर संपत्ति तो संपत्ति होता है, तो 2 जगह क्यों बता रहे हैं कि 31 में भी है, 19 के F में भी है। संपत्ति तो संपत्ति होता है, 10 का संपत्ति होता है जी, नहीं, संपत्ति भी 2 प्रकार का। कैसे, तो अनुच्छेद पहले 19 समझिए। 19 में कहता है कि वैसा संपत्ति जिसको आपने खुद से खरीदा है,
वैसा संपत्ति आप खुद से खरीदा है, तो वो हो गया अनुच्छेद 19 के 31 कहता है कि खुद से आपने खरीदा तो नहीं है लेकिन उस पर आपको अधिकार है। कैसे भाई? तो आपका दादाजी के मान लेंगे संपत्ति है, उसके बाद दादाजी की संपत्ति में आपका पिताजी का अधिकार हुआ, पिताजी के बाद आपका भी तो अधिकार हुआ ना भाई, वंश बाई वंश चल रहा है। तो यानी खानदानी संपत्ति के बारे में बताता है अनुच्छेद 31। 19 खरीदा हुआ, 31 कहता है कि खानदानी संपत्ति, और दोनों के क्या हुआ कि खत्म कर दिया गया। क्यों खत्म हुआ? रीजन समझिए। तो दोस्त हमारे देश में विकास जो हो रहा था उसमें बाधा आ रहा था। संपत्ति का अधिकार यानी कि गवर्नमेंट को रेलवे लाइन पास करना है, यहां से समझिए ध्यान से, गवर्नमेंट को यहां से रेलवे लाइन पास करना है, इसे ये हो गया जमीन, रेलवे लाइन यहां से सरकार पास कर रही है इसे, और बीच में किसी का जमीन आ गया तो बोलता था कि हम जमीन नहीं देंगे, यहां से रेलवे लाइन नहीं जाएगी। अब बताइए, लंबा से पटरी बिछाते हुए आ रहा है, बोल रहा है कि मेरे यहाँ से जमीन नहीं देंगे, रेलवे लाइन क्रॉस नहीं जाएगी मेरे यहाँ से, तो बताइए सब देश का विकास कैसे होगा? और उसका भाई संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है, जबरदस्ती लीजिएगा तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट चला जाएगा। उसका संपत्ति का अधिकार आप नहीं माना कर दिया तो आप नहीं ले सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि देश का विकास होने में दिक्कत होता था। नेक्स्ट, यदि सड़क निकालना है कहीं से, तो सड़क निकालने में किसी का जमीन आ गया तो वो बोलते हैं मैं जमीन नहीं दूंगा, भाई मेरा संपत्ति है, मेरा खानदानी संपत्ति है, मेरे दादाजी का है, मेरा खानदानी संपत्ति मिट जाएगी, मैं नहीं दूंगा। अब क्या कीजिएगा भाई, उस संपत्ति का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, आप कुछ नहीं कर सकते, ना ही इस पर कोई सरकार कुछ कर सकती है, ना ही कोई पब्लिक कर सकती है, उसका मूल अधिकार है। तो इस तरह हो रहा था, तो हमारे देश में विकास में बहुत पांगा आने लगा। तो सुप्रीम कोर्ट सोचा है सांसद कि भाई ऐसे तो देश का विकास नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये काम करते हैं, सबसे अच्छा कि देश को हित में रखते हुए संपत्ति का अधिकार का हटा दिया जाए। ऐसे मूल अधिकार में कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, लेकिन देश हित के बात है, विकास में बाधा आ रही है, तो सीधे संपत्ति का अधिकार हटा दिया जाए, और हटा दिया जाए ताकि मूल अधिकार में रहेगा ही नहीं, तो कोई बाधा ही नहीं रहेगा। तो संपत्ति का अधिकार का मूल अधिकार कितना था? 31 और 19 हटा करके 300 के कम में फेंक दिया। बोला कि देखो भाई, यदि मूल अधिकार 12 से लेकर 35 के बीच में रहेगा तो मूल अधिकार है, तो फिर प्रॉब्लम होगी, दूसरा जगह डाल दिया जाए। तो 300 क यानी क ख जहां से अलग से देखिएगा वो जोड़ा हुआ है, यानी 300 के क में डाल दिया गया। कब भाई? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, कौन? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत 300 क में डाला गया और उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। यानी अब क्या है, तो 300 के संपत्ति का अधिकार 300 क में चला गया, वो अब कानूनी अधिकार बन गया। कब हुआ था भाई? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 था। किसने किया था? उस टाइम थे मोरारजी देसाई। क्या? मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, इसने ये काम किया। सीधे 31 और 19 उठाया, फेंक दिया एकदम, कहां फेंक दिया? एकदम 300 क में, कि ना आसपास रहेगा ना कोई चर्चा करेगा। और देखिए हमारे देश का फिर विकास कितना अच्छा से होने लगा। तो ऐसा बाधा हो रहा था जिसके कारण इसको समाप्त कर दिया गया। क्लियर है क्यों समाप्त किया गया? इसको आपको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको ये भी समझा दिया क्यों खत्म किया गया जो अनुच्छेद 31, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी मैं समझाता हूं। चलिए दोस्तों, इसके बाद क्या आता है? अनुच्छेद 32। 30 तक तो हो गया, अनुच्छेद 32 आता है, लेकिन 32 मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। रीजन की 32 अनुच्छेद बहुत बड़ा अनुच्छेद है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को इसका संविधान का आत्मा कहा है, संविधान का हृदय कहा है। तो भाई किसी को आत्मा कह रहे हैं, हृदय कह रहे हैं जिस अनुच्छेद को, तो उसमें भाई कुछ खास तो जरूर है। तो बड़ा टॉपिक है, और अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। तो उसमें एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसमें बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार उसका अलग से मैं क्लास लूंगा और उसमें बताऊंगा, क्योंकि उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया गया है कि किसी को मौलिक अधिकार छीन रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है रीट जारी करने का। 5 प्रकार का रीट जारी करता है, कैसे जारी करता है, क्या बताता है, तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं उसको एक अलग से क्लास लूंगा, मैं उसके आगे फिर बता रहा हूँ। यानी अनुच्छेद 32 बाद में बता दूंगा, कल बताएंगे, कल बताएंगे, क्योंकि थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, टॉपिक क्लास लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ उसको, कल बताएंगे। उसके आगे मैं बता करके 33, 34, 35 खत्म कर देता हूँ।
दोस्तों अब ध्यान दीजिए, जो अनुच्छेद 32 व 33, 34, 35 जो है ना, 33, 34 और 35 ये जनता के लिए नहीं है। मैं स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि अनुच्छेद जो पब्लिक के लिए है, जो है जनता के लिए है, वो 12 से लेके 32 तक ही है, सॉरी 14 से लेकर के 32 तक। और आगे जो है 33, 34, 35 ये अलग कंडीशन में लागू होता है। कैसे, समझिए ध्यान से। 33, 34 और 35, 33, 34 स्पेशल सेना के लिए बनाया गया। इसका सेना के लिए बनाया गया क्या भाई? तो जो 33 कहता है कि मूल अधिकार को सीमित करना, यानी मूल अधिकार को छीन लेगा। आपका जितना भी मूल अधिकार है वो छीन लेगा हमसे 33। अब बोलिए कि हमको मूल अधिकार दिया है या पढ़ा रहे हैं कि आपको ये अधिकार है, ये वो अधिकार है, और फिर ला के छीन लेगा। भाई छीनेगा कुछ कंडीशन में, लेकिन कैसा कंडीशन? तो क्या कहते हैं, मूल अधिकार को सीमित करना है, छीन लेगा। किस कंडीशन में भाई? तो आपका बात नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है सेना का। यानी सेना के जो मौलिक अधिकार जितना भी दिया गया है उस सेना के लिए अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, यानी जितना भी अधिकार है उस सेना के लिए, यानी 33, 34 सिर्फ सेना के लिए। उसमें आप मत जोड़ लीजिएगा कि मेरा छीन जाएगा, नहीं। 33 में क्या कहता है कि मूल अधिकार को सीमित कर लिया जाएगा, छीन लेगा। किसका भाई छीनेगा? तो सेना का अधिकार को छीन लेगा। यानी आपका बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति का आजादी, बोलने का आजादी है, तो सेना में जाकर आप बोल नहीं सकते हैं जो मर्जी हुआ। वहां पर संगठन नहीं बना सकते हैं, चारों पर जहां मर्जी आप घूमने नहीं चले जाइएगा। क्या बीएस में भर्ती है और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है तो जहां मर्जी जाकर घूमिए, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग है, अब बोले कि मैं तो चारों तरफ घूमने का आजादी, घूमेंगे जी, नहीं घूम सकते हैं। तो सेना को मूल अधिकार नहीं दिया गया है। क्लियर है? अब मान लीजिए बोलेगा मेरे को समानता का अधिकार है, अरे मेरे समान अधिकार है मेरे को भी, तो मेरा अफसर है वो तो बहुत बड़ा चेयर पर बैठा है, मैं भी उसके साथ चेयर पर बैठूंगा, समानता अधिकार है, समान अधिकार है। ऐसा नहीं कर सकते हैं भाई। जो आदेश देगा उसको पालन करना पड़ेगा। तो इसलिए सेना में नहीं चलेगा। और यदि सेना को अधिकार दे दिया जाएगा तो सेना चलेगा भी नहीं चलेगा। इसलिए इसको अच्छा बना दिया है। क्योंकि कुछ आप ही बताइए, कुछ ऐसा कंडीशन होते हैं कि उसमें सेना में बवाल नहीं कर सकते हैं, संगठन नहीं बना सकते हैं, और जहां मर्जी घूम नहीं सकते हैं। ऐसे कीजिएगा तो अपना जो सीक्रेट बात लीक हो जाएगी ना, इसलिए सब आजादी नहीं दिया गया है। यानी सेना को मूल अधिकार जितना भी इसको नहीं दिया गया है सेना के लिए, नहीं गुप्तचर के लिए भी नहीं है। देखिए राजदूत के लिए भी नहीं है। अब राजदूत के लिए कि कोई भी बाहर से किसी देश में राजदूत बने गया है और पूरा यहाँ का बात बता दे कि मेरे तो बोलने का आजादी है, मैं सब बता दूंगा, ऐसा नहीं कर सकते। मीडिया को भी आजादी में प्रतिबंध है। मीडिया की जो आजादी दिया गया है, लेकिन बोलता है कि आवश्यकता से ज्यादा करने पर उसको भी यहाँ पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, छीना जा सकता है। क्लियर है? 33 अनुच्छेद छीन सकता है सेनाओं के बारे में, राजदूत, गुप्तचर, मीडिया को अधिकार को छीन सकता है। 34 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसे 34 कहता है कि देखिए, ये कहता है कि सैन्य कानून लागू होने पर आप मूल अधिकार सीमित हो जाएगा। ये कह रहा है, सबके लिए बता रहा है। इसमें सेना और पब्लिक दोनों का कंबाइंड कॉम्बिनेशन है। कैसे है? तो बोलता है कि सैन्य कानून लागू होने पर आपका मौलिक अधिकार छीना जा सकता है। जैसे सैन्य कानून लागू होगा, जैसे आप आगरा कैंट की बात, आगरा कैंट हो गया, आगरा कैंट, आगरा कैंट, आगरा में जहां आर्मी का जहां बैरक है ना, वहां पर शायद आगरा कैंट के नाम से जाना जाता है। तो यानी कि जहां पर सेना का जो एरिया है वहां पर आपका मौलिक अधिकार नहीं चलेगा। अब बोले हमारे चारों तरफ घूमने की आजादी है तो हम जाके सेना के छावनी में घूमेंगे, नहीं घूम सकते हैं। अब हमको बोलने की आजादी है तो जाएंगे सेना के कैंपस में, जाएंगे उसके जाके छावनी में बोलेंगे, वहां भाषण देंगे, नहीं कर सकते हैं। तो वही बोलता है कि जहां पर सैन्य कानून लागू होगा ना, वहां पर आपका मौलिक अधिकार छीना जाएगा। जैसे दानापुर छावनी, दानापुर छावनी, दानापुर छावनी क्या है? एक सेना का जो एरिया है, उस एरिया में आपका मौलिक अधिकार काम नहीं करेगा। यानी कि सैन्य कानून जहां पर लागू होगा, जहां सेना का पूरा एरिया है, वहां पर आपका मौलिक अधिकार लागू नहीं होगा। ऐसे करने से अब जो क्या है, सेना पे इफेक्ट पड़ेगा ना। आपका अधिकार है, जाइएगा, ऐसे कीजिएगा, तो जो भी उनका जो आपसी जो सीक्रेट बातें होती है, जो भी रूल रेगुलेशन है, वो वहां पे प्रॉब्लम होगी। इसलिए आपका जो मौलिक अधिकार है वहां पे छीना जा सकता है। यानी कि सीधा सीधा समझ लीजिए
कि जहां पर सेना का जो एरिया है वहां पर आपका मौलिक अधिकार लागू नहीं होगा। आप घूम नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते, संगठन नहीं बना सकते, भाषण नहीं दे सकते हैं, वैसा नहीं कर सकते। जहां पर सेना का एरिया है वैसा करते हैं तो आपको फिर पकड़ लिया जाएगा। फिर मत बोलिएगा कि आपने बोले थे कि इतना पर आजादी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अनुच्छेद 13 ही बोलता है कि आपका जितना भी आजादी है उसको किसी का ठेस ना पहुंचे, ठेस पहुंचेगा तो आपका आजादी जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो 33 से 34 समझ गए। 33 कहता है कि मूल अधिकार सीमित कर लिया जाएगा, जैसे सेना को बताएं। 34 में कहता है कि सेना का जो अधिकार है वहां पर मूल अधिकार पर लागू नहीं होगा। ये जो है 35 ना भाई, अनुच्छेद 35 तो ये रामबाण है पूरा, मान 1 से लेकर के 12 से लेकर जितना भी 34 तक पढ़े ना, 35 एक ग्रांटर है, मतलब ग्रांटर का एक बहुत तगड़ा अनुच्छेद है। ये कहता है कि भाई जितना भी मूल अधिकार दिया गया है, मूल अधिकार आपको ना ही कोई राज्य सरकार छीनेगी, ना ही केंद्र सरकार छीनेगी, या ना ही कोई जनता छीन पाएगी। लेकिन जो आपका मूल अधिकार है इसको और तगड़ा बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए संसद कानून बना सकता है। जो संसद जो है वो संसद मूल अधिकार को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कानून बना सकती है। यानी जो संसद है मूल अधिकार को और अच्छा बनाने के लिए और तगड़ा बनाने के लिए आपको जो मूल अधिकार है उसमें और अच्छा आपको और अधिकार दे सकता है, अच्छा अधिकार दे सकता है, उसके लिए कानून बना सकता है। लेकिन जो आपका अधिकार है वो छीनने के लिए उसके विपक्ष में संसद कानून नहीं बनाएगी। देखिए कितना अच्छा, मतलब संविधान लिखने वाला कितना अच्छा लिख कर गया है कि संविधान लिखने के बावजूद ही बोलता है कि लिख तो दिए भाई, लेकिन जितना भी मूल अधिकार है संसद में छेड़छाड़ नहीं करेगा। हाँ, करना है तो उसको अच्छाई में करो, बुराई में मत जाओ भाई। अब बुराई में जाएगा तो ठीक नहीं होगा। और अनुच्छेद 35 कहता है कि संसद है ना मूल अधिकार को अच्छा बनाने के लिए और बेहतरीन बनाने के लिए कानून बना सकती है, लेकिन उसके खिलाफ में कानून नहीं बनाएगी। कितना अच्छा संविधान की जो रचना किया है हमारा जो पहले के क्रांतिकारी जो भी लोग थे, बाबा भीमराव अम्बेडकर, BN राव से लेकर के सभी लोग का अच्छा योगदान रहा। कितना अच्छा लोग दिमाग था। मैं ये सोचता हूं दोस्त कि जब उस समय, आज के 75 साल पहले की मैं बात करूं तो इतना पढ़ने लिखने का व्यवस्था नहीं थी, उसके बावजूद भी इतना टैलेंटेड विद्वान महापुरुष पैदा हुए जो संविधान लिख करके गए, और वैसा लिखे कि आज तक जो भी लिखे हैं जो लोग सोच भी नहीं सकता है। और आजकल के नेता पता ना कैसा होता है, वो लोग पूछते कि अभी अधिकार भी तो पता भी नहीं होगा कि संसद कानून बना सकती है कि नहीं बना सकती है। बट छोड़िए, राजनीतिक से कोई मतलब नहीं है। बट ये मैं कहना चाहता हूँ कि आजकल के भी नेताओं हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, पढ़ा लिखा तू भी पढ़ो लिखो, कुछ करो देश के लिए। चलो ठीक है दोस्त, यहाँ तक सबको आप लोग समझ में आ गया। नेक्स्ट जो अंश 32 बच गया वो मैं कल करा दूंगा आपको पूरा एक फुल वीडियो में, ताकि आपको अच्छा समझा दूं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है क्या। आखिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उसे संविधान का आत्मा क्यों कहा, हृदय क्यों कहा। भाई जब सोचिए किसी को आप आत्मा कह रहे हैं, हृदय कह रहे हैं, तो कुछ तो कारण होगा ना उसमें कहने का। तो कल पूरा बात को, हर बात को डिफाइन करेंगे। तब तक आज यहीं पर छोड़ देता हूँ, पूरा मौलिक अधिकार खत्म हो गया आपको, अनुच्छेद 32 को छोड़ करके कल उसको करा देंगे। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों में सब्सक्राइब शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।